क्योंकि सारे वक्त एक ही चीज़ है, मुझे मत बोलो यार, मैं बहुत ही टायर्ड हूँ, मेंटली फिज़िकली मैं थक चुकी हूँ। आज जब आप सो के उठी तो बहुत ही ज़्यादा थकान फ़ील हो रही थी आपको। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं है और ये अभी से नहीं हो रहा, ये थोड़े वक़्त से हो रहा है। आप शायद रात में 7 घंटे सोईं, 8 घंटे सोएँ, 9 घंटे सोएँ कुछ लोग। उसके बावजूद जब भी आप सुबह उठ रही हैं तो बिल्कुल भी फ्रेश फ़ील नहीं कर रही, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बॉडी में। ऐसा लगता है कि बॉडी रिचार्ज ही नहीं हुई, पूरी बैटरी जैसे ड्रेन हो चुकी है। जिन भी चीज़ों में मन लगता था पहले, अब उन चीज़ों में मन नहीं लग रहा। बार-बार आपको अपने आप से फीलिंग आती है कि मैं मेंटली, फ़िज़िकली बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे किसी काम के लिए मत बोलो। जबकि आप सारे काम कर रही हैं, उसके बावजूद आपको ये फीलिंग अंदर से आती है, आपके मुँह से भी ये चीज़ें बार-बार निकलती होंगी कि यार मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेंटली एंड फ़िज़िकली आई एम रियली, रियली वेरी टायर्ड। और उसकी वजह से या तो आप इरिटेट रहते हैं जल्दी, ओवरवेल्म ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर देती हैं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ़ में, देन स्टे हियर, वॉच दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Hi everyone, I am Tripti Malhotra. I am an emotional stability coach. I help women to come out of emotional exhaustion and people pleasing. इस चैनल पे मैं हर वीक एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ, ऐसे टॉपिक्स जो आपको हेल्प करें टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, टू बी सेल्फ अवेयर ऑफ थिंग्स यू माइट बी स्ट्रगलिंग विद, बट आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड डू कमेंट ऑन एवरी वीडियो। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब 1 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करें और डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उसको ज्वाइन करें। सो व्हेनेवर आई एम कमिंग अप विद अ वर्कशॉप और मास्टर क्लास, यू कैन जॉइन मी देयर। ये जो थकान आपको फील हो रही है, ये थकान नींद ना पूरी होने वाली थकान नहीं है कि शायद सोई ठीक तरीके से नहीं है इसलिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। 1 दिन हो सकता है, वो 2 दिन हो सकता है, काफ़ी लंबे वक्त के लिए नहीं हो सकता है। इसके पीछे भी एक साइंस है और जब आप उसे समझ जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि उससे बाहर कैसे आना है। इन 1981 डॉक्टर क्रिस्टीना मैस्लैक, उन्होंने एक अपनी रिसर्च के दौरान ये बताया कि जितने भी लोग दूसरों की केयर करते हैं या ऐसे प्रोफेशंस में हैं लाइक हेल्थ केयर, टीचर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या फिर मदर्स, उनकी लाइफ में एक क्रॉनिक अनमैनेज्ड स्ट्रेसर काम करता है जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। और इस बर्नआउट को उन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। उनकी ये रिसर्च MBI के नाम से अवेलेबल भी है, मैस्लैक बर्नआउट इन्वेंट्री। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी स्टेज परेशान कर रही है। अब बात करते हैं पहली स्टेज की। पहली स्टेज का नाम है इमोशनल एग्जॉशन। इस स्टेज में जब इंसान होता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं, ऐसी फीलिंग आती है। छोटी छोटी बातें इरिटेट करती हैं, किसी भी तरह का फेरबदल डिस्टर्ब कर सकता है, चाहे वो रूटीन हो, चाहे वो लाइफ की कोई भी चीज़ हो। लोगों के साथ बातचीत ओवरवेल्म वाली कंडीशन पर आ जाती है कि अब मैं किसी से डील नहीं कर सकती, मुझे बातचीत नहीं करनी ज़्यादा। आप ये बोलेंगी नहीं बट ये महसूस करेंगी कि लोगों से डील करना आपको एक टास्क के जैसा लगने लगा है। जो काम पहले अच्छे लगते थे, मन लगता था उन कामों में, वो सिर्फ अब इसलिए करती हैं जस्ट फॉर अ टास्क, बस करना है मुझे। और मदर्स को इस कैटेगरी में इसलिए डाला गया इस रिसर्च के दौरान क्योंकि मदर्स 24/7 अवेलेबल हैं हर किसी के लिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, कहीं ना कहीं हमेशा आप इमोशनली उनके लिए प्रेजेंट हैं। इमोशनल एग्जॉशन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप आपके इमोशंस भी डील नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों के इमोशन से भी डील नहीं कर पा रहे हैं। कोई छोटी सी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी।
इसी वजह से जो मदर्स बच्चों पे हाथ उठाती हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड इट, कि वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं अपनी लाइफ में, अब मेंटली फिज़िकली ड्रेन्ड आउट हैं। तो जैसे ही अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पा रही हैं और बच्चे ने अगर कुछ किया तो इमीडिएटली उनका रिस्पॉन्स इस तरीके से होता है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ रूट कॉज बता रही हूँ। बच्चों को मारने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल ही अच्छी आदत नहीं है अगर कोई ऐसा करता है तो। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आप ऐसा कर क्यों रही हैं। इमीडिएटली जो आपका रिएक्शन है बच्चों पे हाथ उठाना, या कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लोग जो ओवरवेल्म के दौरान जब कोई प्रॉब्लम होती है या जब उनको कुछ बोला जाता है या ऐसी सिचुएशन में होते हैं, वो अपने आप को स्लैप करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट स्लैपिंग देमसेल्व्स। ये भी इसी का एक सिम्टम है कि आपके लिए अपने आप से डील करना अभी मुश्किल हो रहा है, उसी तरीके से लोगों से डील करना, ना आप लोगों से ज़्यादा बात करना चाहते हैं, ना उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ना ही किसी तरह का कोई इंगेजमेंट चाहते हैं, क्योंकि सब चीज़ें आपको हैवी फील करती हैं। रोने का मन करता है, रोते भी हैं, पर उसका रीज़न आपको नहीं पता कि रोना क्यों आ रहा है, पता नहीं। किसी के लिए भी अवेलेबल रहने में परेशानी होती है कि आई डोंट फील लाइक डूइंग इट नाउ। ये पहला सेंटेंस आपके मुंह से निकलता होगा। कभी भी कहीं जाने के लिए सबसे पहला वर्ड आप यूज़ करती हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, मैं बहुत थकी हुई हूँ। अब बात करते हैं स्टेज नंबर 2 की। स्टेज नंबर 2 का नाम है डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आना बंद हो चुका है। जो भी इस स्टेज में है वो इमोशनली नम हो चुके हैं। कुछ भी फील होता है थोड़ी देर के लिए फील होगा या फिर बिल्कुल भी फील नहीं होगा, चाहे वो किसी तरह की खुशी है, चाहे वो किसी तरह का दुख है, कुछ भी आप फील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये फील होता है कि हाँ ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है। कंप्लीटली न्यूट्रल वाली कंडीशन हो चुकी है। इनफैक्ट न्यूट्रल भी नहीं, नम हो चुके हैं कि कुछ भी न्यूट्रल भी फील नहीं हो रहा। आपको ये लग ही नहीं रहा कि मुझे इसके लिए, इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए या मुझे इस चीज़ के लिए दुखी होना चाहिए। ये इमोशनली नमनेस की स्टेज है। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे अंदर कुछ नहीं बचा और शट डाउन हो चुके हैं कंप्लीटली। ना किसी से मिलना, ना कहीं जाना, ना कुछ चीज़ें भी देख रही हैं आप, चाहे वो टीवी देख रही हैं, चाहे वो कोई सी वीडियो देख रही हैं, यू जस्ट वॉचिंग इट विदाउट बीइंग प्रेजेंट देयर। यहाँ तक कि व्हेनेवर यू आर स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स एंड विद योर किड्स ऑल्सो, जो बच्चों के साथ आपको चीज़ें पहले करना अच्छा लगता था, अब उसमें आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको लगता है कि बस अब ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। वो वाली कंडीशन है आपकी, वो वाली स्टेज पे हैं आप। फील करना भी चाहते हैं बट फील नहीं हो रहा, और फील करना चाहते हैं और हो नहीं रहा, उसके लिए आपको फिर गिल्ट होता है और आप अपने आप से पूछती हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई डू आई फील दिस। रिलेशनशिप में डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, कनेक्शंस धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, बिकॉज एक कोल्डनेस है और पीपल कैन फील योर कोल्डनेस। वाई? बिकॉज यू कैन नॉट बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट। आप हैं, बस हैं, और ना ही उस मोमेंट को एंजॉय करती हैं, ना ही इंटरेक्ट करती हैं। देखा जाए तो ये स्टेज बहुत ही डेंजरस है अगर कोई इसको सीरियसली ना ले तो। काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ये स्टेज रहती है तो शट डाउन वाली कंडीशन आ जाती है लिटरली। उसको रिवाइव करना, अपने इमोशंस को रिवाइव करने में बहुत वक्त लगता है फिर। अब बात करते हैं स्टेज नंबर 3 की। स्टेज नंबर 3 का नाम है रिड्यूस्ड पर्सनल एफिकेसी या एप्रिसिएशन। इसमें आप खुद को बहुत ही कम महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि दर से आई एम वर्थलेस। एक वर्थलेस वाली, अनग्रेटफुल वाली फीलिंग हमेशा आपके पास रहती है। हर चीज़ में जिसमें आपको पहले कॉन्फिडेंस था, उसमें आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए ऐसी फीलिंग होती है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे से नहीं होगा। ये स्टेज आपको कंप्लीटली वर्थलेस का लेबल देती है।
और ये लेबल आप अटैच कर लेते हैं अपने आप की, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आई डू नॉट डिजर्व दिस, क्योंकि मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती है। कोई भी सिंपल डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल है। इस स्टेज में डिसीजन पैरालिसिस बहुत ही कॉमन है। हर बार ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं डिसाइड कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, लेट मी आस्क अदर पीपल। या कई बार उसमें भी इंटरेस्ट नहीं होता, उस चीज़ को ही आप छोड़ देते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि डिसीजन लेना नहीं चाहते, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी काम को करते करते बीच में छोड़ देंगे कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई भी नया काम करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो आप में पहले था वो कॉन्फिडेंस आप नहीं है। आप स्टार्ट भी नहीं करना चाहते कोई नया काम, ना ही कोई काम सीखना चाहते हैं। और ये सेम चीज़ आपकी रिलेशनशिप्स में भी प्रोजेक्ट होती है, जहाँ पे आप, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जहाँ पे आप शायद चीज़ें बेहतर कर सकती हैं, बट अब वो स्टेज है, अब इस स्टेज पे हैं, वर्थलेस वाली स्टेज पे हैं, जहाँ पे आप वर्थलेस फील करती हैं, आप काम भी नहीं करना चाहती, क्योंकि पता है कि कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी। नॉट फॉर द अदर पर्सन बट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। मैं यहाँ ये बात नहीं करी कि आप चीज़ें चेंज करें दूसरे की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। इस स्टेज में आपको ये मानना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मैं अपनी लाइफ ठीक कर सकती हूँ, या मैं कोशिश करूँ तो मैं ऐसे ऐसे बदलाव अपनी लाइफ में ला सकती हूँ जहाँ पर मेरी ग्रोथ होगी। बट ये समझने के लिए ही आपको इस स्टेज से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप इस स्टेज में कुछ भी समझना नहीं चाहते, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि करना क्या है, क्लैरिटी ही नहीं मिल पाती आपको इस स्टेज में। ये बर्नआउट की डीपेस्ट स्टेज है। अब मैं बताती हूँ आपको कि हर एक स्टेज का एक सेपरेट सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि मैं किस स्टेज पे हूँ, कि आपके जो भी आपको लग रहा है कि आपका बिहेवियर है वो किस स्टेज से मैच होता है, आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो कुछ स्टेज से मैच होती हैं। जब आपको इसका पता चल जाएगा तो आपके लिए सोल्यूशन भी ईजी होगा। इमोशनल एग्जॉशन वाली जो स्टेज है जिनकी, उनके लिए एक ये सोल्यूशन है कि पूरे दिन में आप एक टाइम निकाल लें, 40 मिनट्स या एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने लिए, जहाँ पे आप किसी के साथ डील नहीं कर रही, सिर्फ अपने साथ डील कर रही हैं। दैट 30 मिनट इज़ फॉर योर सेल्फ। चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे कुछ भी लगे, वो 30 मिनट्स आपको अपने लिए चाहिए। इन 30 मिनट्स में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। इन 30 मिनट्स में आपको वो करना है जो आपको पसंद है, और अगर कुछ नहीं भी करने का मन है, जस्ट बी विद योर सेल्फ, जस्ट फील योर ओन इमोशंस फॉर दोज 30 मिनट्स। बट अगर वो 30 मिनट्स आपको इमीडिएटली ऐसा लगता है कि मैं ओवरवेलम हो रही हूँ या आई एम गोइंग बैक इन टू पास्ट, सो उसको लिखना शुरू करें। आप जो भी आपके दिमाग में उस वक्त चीज़ें चल रही हैं उनको आप लिखना शुरू करें। और इफ़ यू कंफर्टेबल doing any activity for 30 minutes for yourself, it could be any self care also, just sitting and relaxing with a cup of coffee or tea is more than enough. जहाँ आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा प्रोसेस कर पाएँ, बाईपास नहीं करना कि कोई सीरीज़ देख ली, कोई टीवी पे कोई ऐसी चीज़ देख ली, जहाँ पे स्क्रॉलिंग कर ली मोबाइल पे, ऐसी चीज़ें कर ली जहाँ पे बस आपको टाइम निकालना है वो 30 मिनट्स कि मुझे अनवाइंड करना है। अनवाइंड ये नहीं है, ये इमोशनल बाईपासिंग है, जहाँ पे आप चीज़ें अवॉइड कर रहे हो, अपने आप से डील करना आप अवॉइड कर रहे हो। इन 30 मिनट्स में आप वो काम करें जो आपको पसंद है। आई वुड से कि कोई भी आपकी हॉबी, ऐसी हॉबी जो पहले आप करते थे बट आपने बीच में बंद कर दी, और इफ़ यू डोंट हैव एनी हॉबीज़ तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर एक दिन 30 मिनट्स के लिए कोई एक चीज़ पिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल डांस करना, नोबडी इज़ वॉचिंग यू, जैसा आता है वैसा करें। कोई भी एक अच्छा सॉन्ग
लगा के 30 मिनट्स के लिए डांस करें। फिर नेक्स्ट डे आप कुछ ड्रॉ करें या पेंट करें। हर एक दिन एक एक्टिविटी चूज़ करें और उसमें ये देखें कि किस एक्टिविटी में आपको सबसे अच्छा फील हुआ है, एंड देन कंटिन्यू डूइंग दैट। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइंड आउट वेदर यू लाइक इट और नॉट। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग कि मुझे ये पसंद है या मुझे वो पसंद है, मुझे नहीं पता मैंने करना क्या है। हर दिन एक नई चीज़। थोड़े दिन के बाद, एटलीस्ट फॉर 7 डेज़ इफ़ यू विल ट्राई, 7 डेज़ के बाद आपको पता है कि मुझे क्या करना सबसे पसंद है या मुझे इस चीज़ को करके बहुत अच्छा फील हुआ। आई फेल्ट पीसफुल, आई फेल्ट काम एंड स्टेबल, एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू डूइंग दैट। इमोशनल एग्जॉशन के वक्त अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें बहुत हैवी हो रही हैं, सारे इमोशंस बहुत हैवी हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, तो सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा रेगुलेट करना सीखें। डीप ब्रीदिंग करें, 4/6 की ब्रीदिंग करें पहले तो। और स्पेशली जो मदर्स हैं, जहाँ मैंने बताया कि बच्चों पे गुस्सा निकल जाता है, दे स्टार्ट हिटिंग देम, स्पेशली वो मदर्स अपने आप को इमीडिएटली रिएक्ट करने की जगह वहाँ पे पॉज लें और अपने आप को रेगुलेट करें इमीडिएटली। इन दैट मोमेंट यू नीड टू लुक एट योर इमोशन एट दैट टाइम। फोकस आपको अपने ऊपर चाहिए, बच्चों के ऊपर नहीं। और फिर पूरे दिन में ब्रेक लेके 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करें। स्टेज 2 से बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको कुछ भी फोर्स नहीं करना। अपने आप को फोर्स नहीं करना कुछ भी चीज़ फील करने के लिए। सिर्फ ये देखना है कि हर एक को काम जिससे आप पहले कनेक्ट करते थे बट अब नहीं कर पा रहे हैं, कि दोबारा से चूज़ करें ऐसी चीज़ों को। अगेन दिस कुड बी योर हॉबीज़ ऑल्सो, या आपके इंटरेस्ट हैं। डू यू कनेक्ट विद इट अगेन, यू फील गुड अबाउट इट। या इट कुड बी राइटिंग पोएम्स, इट कुड बी रीडिंग ऑल्सो। तो रीडिंग है तो डिफरेंट जॉनर पिक करें कि पहले मैं ये पढ़ती थी बट मैं अब ये कोशिश करती हूँ पढ़ने का। कोई भी एक ऐसी चीज़ जहाँ आपको लगे कि आई एम कनेक्टिंग विद इट नाउ, आई कैन फील समथिंग। तो पहले आपको कनेक्शन बिल्ड करना है। सेम गोज़ विद यू टॉकिंग टू अदर पीपल ऑल्सो। किसी एक इंसान के साथ जहाँ आपके व्यूज़ मैच होते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट करें कॉन्वर्सेशन में। बट इमीडिएटली आपको फोर्स नहीं करना कुछ भी करना। इट गोज़ स्लोली, धीरे धीरे आपको जब फील होना शुरू होगा, देन यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। जब आप इमोशनली नम हैं तो ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी कि आप हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। कुछ चीज़ें अगर आप छोड़ सकती हैं तो वो करना छोड़ दें। हर जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर है भी, फॉर दिस मोमेंट योर हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी। उन चीज़ों को छोड़ दें, ना बोलना शुरू करें कुछ चीज़ों के लिए कि ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं करूँगी। इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, जस्ट से नो। जहाँ आपको पता है कि आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू सीइंग कि देयर इज़ अ कनेक्शन, यू बिल्डिंग अ कनेक्शन नाउ, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप फील कर पा रहे हैं, यू विल गेट बेटर फ्रॉम देयर। अब आते हैं स्टेज नंबर 3 पे। स्टेज नंबर 3 पे अगर आप हैं और वर्थलेस वाली फीलिंग में हैं कि ये तो मैं नहीं कर सकती या ये तो मेरे से नहीं होगा, वहाँ पे आपको ये देखना है कि हर एक दिन आपको कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए वो करके। क्योंकि वर्थलेस वाली फीलिंग से बाहर आने के लिए पहले आप अपने कंफर्ट जोन में चीज़ें ढूंढेंगे कि जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ वो काम करने से, सो दैट आई गेट माई कॉन्फिडेंस बैक। वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, देन यू कैन गो हैड। फिर आप धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर जाके कोई भी काम करेंगे, कुछ भी नया सीखेंगे तो वो आपके लिए पॉसिबल होगा। इमीडिएटली आपने पहले जाके चीज़ अपने आप को फोर्स नहीं करना कुछ भी करने के लिए। स्टेज 3 में जब आपको अपने पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वर्थलेस वाली फीलिंग है, आप ऑलरेडी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें मैं कर सकती हूँ जहाँ पे आई वुड बी फीलिंग अप्रिशिएटेड बाय माई सेल्फ फर्स्ट। और वो चीज़ें वो नहीं होंगी जहाँ आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर नए काम में चांसेस हैं कि वो नहीं हुआ, देन अगेन यू आर गोइंग बैक इन द सेम स्टेज। उससे बेहतर है कि आप वो करें जो आपने पहले कभी किया है, पहले करते थे, बंद कर दिया, बट फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। या अपने कंफर्ट जोन में रह के वो चीज़ें पिक करें जो आप ईज़िली कर सकती हैं, एंड इट कुड बी एनीथिंग।
डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहले करती थी बट अभी नहीं कर पाती, या अभी आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती। एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि बर्नआउट उन्हीं लोगों को होता है जो कम्प्लीटली अपने आप को उस स्टेज में रखते हैं कि मैं बस दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। इट कुड बी एनीवन, men or women or anyone going through these stages and they are not realizing कि हम कर क्या रहे अपनी लाइफ के साथ। We are constantly giving and giving and we are not filling ourselves. For example, you can't pour from the an empty jar. अपने आप को भी फिल करना ज़रूरी है आपको। अपने आप के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। जो भी एनर्जी आपने ड्रेन करी है इन चीज़ों में, रिलेशनशिप्स में, काम में, हर चीज़ में, वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? अपने आप से मिलेगी। सो स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ, डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर अदर्स। आज के टॉपिक में इतना ही। Enjoy your life, be happy, and I'll see you in the next video. Take care.